फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब एक बात देखो ना, यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे मेंस के सिलेबस में फॉरेस्ट्री वाला एक पार्ट है, सारा का सारा ये है। अगर आपको इतना पता है, देखो फॉरेस्ट्री में क्या क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, तो सारे के सारे इधर ही है। एक क्वेश्चन बनता है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया का स्टेटस क्या है और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, उसका क्वेश्चन भी इसके अंदर ही है। फिर है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन भी इसके अंदर ही है। तो अगर हमारी जो मेंस वाली बुक है ना, एचपीजी के वाली, उसके अंदर भी मैक्सिमम पार्ट इसे डाला गया है ना? चलो जो तो कन्वेंशनल पार्ट है वो तो उसमें कुछ पॉलिसी वगैरह तो देखी अलग से, बट जो करंट में क्वेश्चन आता है वो भले सिलेबस में है पुराना पार्ट भी, पर आता नए में से ही है ना? तो इसके अंदर इतना ज्यादा फैक्ट्स भी नहीं है, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला चैप्टर, है ना? चैंपियन एंड सेट टैक्सोनॉमी ऑफ फॉरेस्ट, कितने तरह के 8 टाइप के हमारे पास फॉरेस्ट है कैटेगरी वाइज, और 37 माइनर टाइप है ये भी। तो ए टाइप हो गया, मोस्ट लैंड इज कवर्ड बाय हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। पढ़े ना आपने ये फॉरेस्ट कितने कितने तरह के होता है? तो हिमालय के अंदर जो ज्यादातर फॉरेस्ट है वो कौन सा है? हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। और हिमाचल का जो एरिया है 68.16% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। देखो एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर में तो आती है जो फॉरेस्ट की कैनोपी बनती है, जो प्रॉपर फॉरेस्ट से कवर होती है चीजें। अब एक आता है फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है कि वहां पे फॉरेस्ट है ही नहीं है, पर लैंड वो फॉरेस्ट के पास है ना? जैसे हम देखते हैं कई बारी नदी नाले हैं, अगर फॉरेस्ट की वजह से नदी नाला जा रहा है तो जंगल तो नहीं है उसके अंदर बीचों बीच में, बट वो काउंट किसके अंदर हो रहा है? एरिया। एक एरिया होता है एक फॉरेस्ट, तो एरिया आपने रखना 68.16 है। The effective forest cover is much lower than these areas, primarily on account of the fact that a very large number is either alpine meadows or above the tree line. आपने देखा ना अल्पाइन मेडोज क्या हो गया, जहां पे थोड़े से ग्रास टाइप होता है। जब हम देखते हैं ना एक हाइट के बाद क्या होता है, फॉरेस्ट होता ही नहीं है। जब हम देखना जो जो पीक्स होती है उसमें फॉरेस्ट तो दिखता ही नहीं है, सीधा ही दिखता हो, है ना? तो इस वजह से क्या है, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, फॉरेस्ट एरिया कम है। अब देखो ना एक कैटेगरी है यहाँ पे, देखो फॉरेस्ट 3 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन फॉरेस्ट, एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। जैसे अब हम चंडीगढ़ में अभी, चंडीगढ़ के अंदर फॉरेस्ट है, चंडीगढ़ में भी फॉरेस्ट है, तो कौन सा फॉरेस्ट है? ओपन फॉरेस्ट। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपको लगेगा कि दिल्ली में फॉरेस्ट है कि नहीं है, तो दिल्ली सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। एशिया की जितनी सिटी है तो सबसे ज्यादा, एशिया की बात हो रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। क्योंकि क्या है वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे, तो यहाँ पे भी है ना पेड़ पौधे। तो ऐसा नहीं कि इसके इर्द गिर्द में भी कुछ कुछ एरिया ऐसे जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ना, थोड़ा इसकी पेरीफ्री में फॉरेस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओपन फॉरेस्ट। एक होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, एक होता है डेंस फॉरेस्ट। तो ये कैटेगरी आपने याद रखनी है। तो जो ओपन फॉरेस्ट है वो है 33.5%, मॉडरेट है 46, और वेरी डेंस है 30। तो सबसे ज्यादा हमारे पास है मॉडरेट फॉरेस्ट 46%, है ना? अब बात क्या है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन सा होगा? जिसमें, जिस एरिया के अंदर 70% से ज्यादा एरिया कवर्ड हो फॉरेस्ट से। समझ रहे बात क्या हो रहा हूँ? वेरी डेंस किसको बोलेगा हम? पूरा एरिया है जैसे कमरा है, इस कमरे का 70% फॉरेस्ट से कवर है, तो क्या मानेंगे इसको हम? वेरी डेंस। और मॉडरेट डेंस में क्या होगा? अगर 40 से 70% कवर हो, बाकी खाली पड़ा हुआ है। और ओपन फॉरेस्ट कितना होगा? जहां पे 10 से 40% ही कवर्ड होगा। समझ गया ये बात? तो देखो 3 कैटेगरी हो गई यहाँ पे, वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन। तो वेरी डेंस के लिए एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट अबाउट 70% या अबव 70%। तो 40 से 70 क्या आ गया? मॉडरेट। और 10 से 40 क्या हो गया? ओपन फॉरेस्ट।
तो हिमाचल के अंदर जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वो कौन सा है? 46%, ये वाला फॉरेस्ट। ये डाटा आपने याद रखना है। तो ये तो मेंस के लिए सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन है। मेरे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया स्टेटस इन हिमाचल, स्टेटस ऑफ कवर एंड एरिया। तो इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ये, ठीक है जी। अब आ जाओ, द एम ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर बाय ऑफ 30%। अब हमने क्या करना है, क्या बढ़ाना है? एरिया तो हमारे पास है, पर क्या बढ़ाना है? फॉरेस्ट कवर। कब तक? 2023 तक। अब है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो देखो सर्वे के हिसाब से क्या है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर देखो ना, अब लाहौल स्पीति में क्या है, ज्यादा फॉरेस्ट है वहां पे? फिर भी नहीं है। तो फॉरेस्ट एरिया की बात बोल रहे हो ये वैसे ना, यहाँ पे ऊपर कवर लिखा है, पर ये अब क्लियर कट उनके डाटा ही उनका इस तरह से है। तो शायद ये हो सकता है कि जो अगर एरिया वाइज देखेगा ना, तो एरिया कैसा ज्यादा वहां पे बैरन पड़ा हुआ है। अगर आप जैसे हमीरपुर में हो गया आप, तो ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, सड़कें ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है। अगर आप लाहौल स्पीति और किन्नौर में जाओगे, आपको क्या मिलेगा? बहुत सारा एरिया ओपन मिलेगा। जो ओपन एरिया होगा इसके पास रहेगा ज्यादातर फॉरेस्ट का। अब देखो ना, नीचे वाले ग्राफ में देखना, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यहां तक पढ़ना इसको, ऑफ डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज वाइज। अब यहाँ देखो ना, टोटल एरिया का कितना परसेंट कवर्ड है फॉरेस्ट के द्वारा। इसमें जो सबसे पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे देखो, कुल्लू। और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? चंबा। दूसरे में आ रहा है किन्नौर, ज्यादा किन्नौर है ना, यही है किन्नौर, फिर कुल्लू, फिर चंबा, और फिर क्या है? लाहौल स्पीति, है ना। ये सीक्वेंस रखना याद आपने। तो अब देखिए जी, नेक्स्ट है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बाय लीगल स्टेटस। अब इसमें क्या है, कुछ रिजर्व फॉरेस्ट है। तो रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व होता है ना, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वो भी लाहौल स्पीति में ही है ना। नेशनल पार्क वगैरह काफी आते हैं उधर। तो ये भी लाहौल स्पीति 10,000 एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में, 10,953। और उसके बाद किसमें आता है? चंबा में। तो दूसरे नंबर पे चंबा में है। किन्नौर है, हाँ किन्नौर है। तो ऐसे ऐसे एरियाज है यहाँ पे, रिजर्व एरियाज। ये देखो, ये रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे, एक है यहाँ पे 374 है, हमीरपुर में इतना इतना है इतना। पर इसमें कोई ज्यादा खास क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। मेन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? इस वाले पोर्शन में से, इस वाले पोर्शन में से। इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड लॉगिंग। ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, आपको पता है ना। जब हमने एग्रीकल्चर का सब सेक्टर पढ़ा था, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट, तो कितना परसेंट आ रहा था इसका? 24.36% ऑफ जीवीए, याद है ना। क्रॉप का 62% था, फॉरेस्ट का ये था, लाइफ स्टॉक का 12 था, फिशरी का 1% था, है ना। और बाय एग्रीकल्चर सेक्टर 3.28% ऑफ द टोटल। तो 3.28 किसका है? टोटल का। तो एग्रीकल्चर में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है और टोटल में कितना कर रहा है? जीबीए एट कांस्टेंट प्राइस। अब देखो, अब हम देखते हैं ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन नंबर में कितनी है? 5,023 करोड़ बाय 2021, 21 एंड 22। तो इंक्रीज कितना हो रहा है ये? 25%, 25.3%। देखो तीन फिगर हो गए इसके। अगर इसका टोटल उसमें देखते हैं हम, जीबीए में कितना है? 3.28 कंट्रीब्यूशन। अगर देखते हैं हम इसको पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो कितना कंट्रीब्यूशन इसका? 24.36%। और अगर इसकी कांस्टेंट प्राइस में इसकी कितनी ग्रोथ हुई है कांस्टेंट प्राइस के साथ, देखते हैं वो बेस ईयर के साथ। तो कांस्टेंट प्राइस में इसका कितना था? पहले था ये 4,008, वहां से कितना बन गया? 5,023 करोड़। और जिसमें कितने परसेंट की इंक्रीज है? 25.32%। फॉरेस्ट एंड लॉगिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो
बाय 2.7%। तो ये इसके कुछ डाटाज है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट्री। अब यहाँ से आगे ना ज्यादातर ये क्या है कि प्री के लिए तो क्वेश्चन देखो बनता है, पर मेंस वाले ज्यादा पॉइंट है इसमें, तो आप इस पे साइड में लिख लो कि मेंस के लिए आपने सही से पढ़ना ही पढ़ना सारा। यहाँ से आगे कंप्लीट मेंस की बात करता है। तो देखिए फॉरेस्ट प्लांटेशन, तो फॉरेस्ट प्लांटेशन इज बीइंग कैरिड आउट अंडर द वेरियस स्टेट प्लांट स्कीम। तो स्टेट की कुछ स्कीम्स है जिसमें फॉरेस्ट लगाया जाता है। तो सबसे पहली क्या है, कैंपा, सुना आपने कैंपा, कंपनसेटरी फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका नाम से लग रहा पता, कंपनसेटरी ए फॉरेस्ट फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ जैसे एक सड़क बन रही है, मान लो है ना, सड़क बन रही है और उस सड़क के इधर दोनों तरफ फॉरेस्ट कट करना है, इन्होंने फॉरेस्ट काट देना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा फॉरेस्ट कटेगा। अब सरकार क्या करेगी, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ये बोलेगा तुमने हमारे इतने सारे फॉरेस्ट कट कर दिए, अब हमारा भरपाई कैसे होगी। तो सरकार की तरफ से क्या आएगा, एक फंड आएगा इनको, और उस फंड से क्या करेंगे, किसी नई जगह फॉरेस्ट लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 10 फॉरेस्ट काटे, 10 पेड़ काटे ना, तो 10 पेड़ काटने की अपने ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, गवर्नमेंट ले रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने 10 पेड़ काटे किसी पब्लिक पर्पस के लिए। अब सरकार क्या करेगी, दे देगी 1000 रुपये, मान लो कि लॉजिक कैंपा के थ्रू किसको दे दिया 1000 रुपये। तो उन 1000 रुपये को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ पे खर्च करेगा, नई प्लांटेशन में। तो पूरा हो गया ना, 10 पेड़ काटे और 10 पेड़ ही लगा दे। तो सबसे पहला क्या हो गया, तो जहां पे सरकार सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट को काटती है और उसकी एफॉरेस्टेशन के लिए एक फंड है और एक प्लानिंग और मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो सारा ये चीज देखती है कि कहाँ पे फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, जो फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है उसको फिर से एफॉरेस्टेशन किया जाए। क्लियर है जी बात। तो ये हो गया कैंपा। फिर है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वो तो पूरे देश में चला हुआ है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे, कोई जापान से एड होते हैं, किसी कहीं से एड होता है। तो ये इतने पॉइंट्स आप ना हमेशा याद रखो, ये हम काम कर रहे हैं इस टाइम हिमाचल में फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है जी, pasture and grazing land of the state is being managed under such states development of pasture and grazing land। तो इसके लिए भी काम हो रहा है। और वन महोत्सव मनाया जाता है ना, सर्कल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर बनाया जाता है। और इसमें किस स्कीम को प्रमोट किया जाता है, देखो इसका जो मेन मकसद है ना, मासिस के बीच में अवेयरनेस पैदा करना, टू क्रिएट अवेयरनेस मासिस अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। और इसमें क्या बोल दिया, सांझी वन योजना स्कीम, न्यू फॉरेस्ट स्कीम क्या है, सांझी वन योजना स्कीम। तो सांझी वन योजना स्कीम का मतलब ये हुआ कि जो फॉरेस्ट है वो किसी सरकार के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या कर दिया, मल्टी स्टेक होल्डर को इकट्ठा कर दिया, गवर्नमेंट भी आ गई, लोकल भी आ गई, पंचायत भी आ गया, स्टूडेंट्स भी आ गए, तो सभी को ही इन्वॉल्व करने की कोशिश कर दी। इसको बोल दिया सांझी वन योजना। और 2023 के लिए प्लांटेशन टारगेट, ये तो हमने पहले पढ़ा था, आपको याद है ना, 15,000 हेक्टेयर का टारगेट रखा हुआ है किसके अंदर, कैंपा, इंक्लूडिंग कैंपा एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो कैंपा का फंड आएगा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, उसके अंदर हमने 15,000 फॉरेस्ट कवर लगाना था हेक्टेयर पे, जिसमें कि 12,000 हमने 131 अचीव कर लिया है। और जो बाकी जो बचा है वो भी एक्सपेक्टेड था। इसमें तो चलो सर्वे पहला है, तो उन्होंने कब तक का टारगेट दिया है, मार्च 2023 तक। क्लियर है बात। ये भी क्वेश्चन प्री के लिए बनता है। प्री के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा कितना टारगेट है फॉरेस्ट को लगाने का एरिया, तो कितना है 15,000 हेक्टेयर, जिसमें से 12,131 हेक्टेयर को हमने अचीव कर लिया है। और जो बचा है रिमेनिंग है वो हमने अचीव करना था 31 मार्च 2023 तक। अब आता है जी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, सारे कीवर्ड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, पैलेस फायर, आग लगती है जंगलों में, इलिसिट फॉल होता है, लोग काट देते हैं, एनक्रोचमेंट एंड अदर ऑफेंसेस। और इसके लिए सरकार क्या लगाया, चेक पोस्ट लगाया है, सेंसिटिव प्लेसेस विद सीसीटीवी कैमरा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स,
Improved technique are also being introduced and made available to all forest divisions, है ना. Forest fire prevention and management scheme ये लगा रखी है, namely forest fire management scheme. अब देखो, अगर फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए या फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार के, अगर ये की पॉइंट अगर आपके याद है तो आंसर आपका बन गया. तो ये आपके ना आपकी लैंग्वेज में ऐड होना चाहिए ये कि चेक पोस्ट, सेंसिटिव एरिया में सीसीटीवी कैमरा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होता है ना, फायर फाइटर जैसे जो आग जलाने के लिए जाता है तो उनके 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 जो कॉस्ट्यूम होता है, उनकी जो ड्रेस होती है वो इस तरह की होती है कि उसको उनको ज्यादा अफेक्ट ना कर पाए, है ना. तो ये सारी, और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम भी है. क्लियर है जी बात. उसके बाद है जी एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चरल फेलिंग सब्सिडरीज सिल्वीकल्चर ऑपरेशन. इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है सिल्वीकल्चर? अब देखो ना, जैसे हाँ जी, क्लाइमेट चेंज, देखो ना, सिंपल सी बात है, जंगलों को अलाउ करने से काट दो. किसके लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए. तो अब हमने पढ़ा था ना, जब हम पहला दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, हम उसमें पढ़ रहे थे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू को सोर्स कैसे बढ़ाया जा सकता है. बार बार देखो हम वही बात करें कि किस तरह से हमें रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाना है, और कौन से वाला, नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो जो ये सिल्वीकल्चर वाला पार्ट है, ये क्या बढ़ाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट. तो हम क्या बेचेंगे? लक्कड़ बेचेंगे, टिम्बर बेचेंगे. सरकार क्या करेगी, जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया, बड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पे लगेगा, अगर मान लो थोड़े बहुत पेड़ काट भी दे तो क्या ही हो जाएगा, उसके बाद फिर से नए पेड़ लग जाएंगे वहां पे. तो देखो, एक तो हमारा पूरा जो मकसद है 20 पेड़ों को बचाना, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पेड़ काट रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, कहीं रोड बन रही है, कहीं टनल बन रही है ना. तो अब ऐसे बहुत कम एरिया ऐसा है जहां पे डेंस फॉरेस्ट है, अगर उसमें से थोड़े बहुत कमर्शियल पर्पज से काट लिए जाए तो रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट का. तो ये क्या बोल रहे हैं कि पायलट बेस के ऊपर एक प्रोजेक्ट है कि अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहां जहां लगता है ना वहां पे देना स्टार्ट कर दो. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है. हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू अराउंड 1.5 लाख करोड़. मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है किससे, अगर फॉरेस्ट को टिम्बर के तौर पर काट दिया जाएगा तो 1.50 लाख करोड़ रुपए आएगा. तो इसके लिए कौन कौन से पेड़ काटने की इजाजत दी गई है? खैर ट्री, क्या बोलते, चील एंड साल. आपको पता ना, खैर से तो कत्था का फैक्ट्री चलती है ना, वो तो ऑलरेडी एक रेगुलेटेड मैनर में लाइसेंस के तौर पर अलाउ कर दी है सरकार की, आप उसको काट सकते हैं. तो तभी तो लोग सर फैक्ट्री चलाते हैं, जैसे हिमाचल में 25-30 फैक्ट्री है इसकी जो उसके लिए काम करती है ना. तो ये किसकी पार्ट आता है? सिल्वीकल्चर. तो जिसमें पेड़ को काट कर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, है ना, पिसिकल्चर, ये सारे. तो इसी तरह से एक ये वाला भी पार्ट भी है. तो अब यहाँ पे प्री के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि 3 फॉरेस्ट डिवीजन है जहां पे ये अलाउ किया हुआ है. एक है नूरपुर रेंज इन नूरपुर फॉरेस्ट डिवीजन में, एक है भरारी रेंज ऑफ बिलासपुर फॉरेस्ट डिवीजन में, एक है पोंटा फॉरेस्ट डिवीजन में. तो यहाँ इन 3 जगह को आपने याद रखना है प्रीलिम्स के लिए. एक नूरपुर रेंज में नूरपुर, और भरारी है बिलासपुर डिवीजन में, और पोंटा रेंज है कहाँ पे, पोंटा वाले फॉरेस्ट डिवीजन में. ठीक है ना. तो इसका मेन बात हो रही है फॉरेस्ट की, पर अगर हम इसको देखें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसकी तरफ से आ रहा है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका. नेक्स्ट है जी, अब कुछ स्कीम्स है सरकार की. सामुदायिक वन संवर्धन योजना. अब सामुदायिक वन संवर्धन योजना से नाम से पता लगता है, सामुदायिक मतलब क्या होगा? पूरा समुदाय को इकट्ठा करना, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो सरकार है, और सबको ही बोलना कि आप इसके भागीदार बनो. टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. और द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी. याद रखना, यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, विलेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोसाइटीज. तो 2 ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, एक है JFMC एंड VFDS, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, और दूसरा है विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी. और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट भी यही है मेंस में. अगर आप पेपर 3 में देखोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा वेटेज है इसके, इस पार्ट के. तो ये एक जो बता रहा हूँ ना, जो बोल्ड किए हुए हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए चीजें. ड्यूरिंग द ईयर प्लांटेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन ऑल selected site.
तो माइक्रो लेवल पर ये प्लान कर रहे हैं ये जो दो, एक कमिटी है और एक सोसाइटीज है। उसके बाद है जी वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। तो वन समृद्धि से बोल देखो ना, वन समृद्धि का मतलब क्या है? अगर फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट को जड़ से नहीं काटना, उसको रखना है, तो उससे क्या निकाल सकते हैं हम? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। और अब जैसे अब फॉरेस्ट में भी क्या लगता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ना उसपे। तो जो भी फॉरेस्ट है, टिम्बर के सिवा, टिम्बर को तो पूरी लकड़ी निकाल देना, नॉन टिम्बर में बड़ा कुछ आता है, जैसे उसमें से गम बनती है ना, और कुछ फॉरेस्ट में से कुछ नट्स निकलता है, और भी क्या निकलता रहता है, फॉरेस्ट से बड़ी सारी चीजें निकलती है ना। तो अब इसके नाम से लग रहा है पता, अगर वन समृद्ध हो गया ना, तो कौन समृद्ध हो जाएंगे? लोग, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का एक सोर्स बन जाएगा। और गवर्नमेंट के लिए क्या बनेगा? रेवेन्यू का सोर्स। जैसे भी मैं शिमला में, शायद मैंने आपको पहले बताया ना, शिमला शिमला की सिटी के अंदर अभी विधानसभा के अंदर जो पीछे सेशन चला था ना, बजट सेशन चला था जो पिछला सेशन था, तो उसमें जो अरी जनाठा शिमला से जो क्या है एमएलए, तो उन्होंने ना एक दो बड़ी तगड़ी बातें बोली थी। एक तो क्या बोला कि शिमला टाउन के अंदर अंदर ही बहुत सारे पेड़ ऐसे जो गिर जाते हैं, वो गिरे गिरे ही रहते हैं। अब जब तक इसकी पूरी प्रोसेस तैयार हो जाती है ना कि क्या कैसे कहाँ ले जाने से क्या करना है, उतनी देर में क्या हो जाता है, वो फॉरेस्ट सड़ जाता है। तो ऐसा ऐसा नहीं सिटी के अंदर है, बहुत सारे एरिया में ऐसा है। और फिर क्या है कि अब कुछ चीज ऐसी भी है कि फॉरेस्ट से निकालने के लिए या घर ले जाने के लिए लाइसेंस चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुरास का फूल है, उसे क्या बनती है? सॉस बनती है, चटनी बनती है, बड़ा कुछ बनता है ना, सकराव देखो जूस ही बनता है उसका। तो अब सरकार क्या कहती है कि ऐसा किसी को लाइसेंस देती नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पे इनको इकट्ठा करो और इसमें से कुछ बनाया जाए। तो ये सारे किसके पार्ट हो गए? ये नॉन टिम्बर के, है ना। तो अब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमें प्रोटेक्शन तो कर ही रहे, हम प्रिजर्व भी कर रहे हैं, बट इसकी यूटिलाइजेशन है ही नहीं है। और यूटिलाइजेशन होनी चाहिए हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए स्टेट के लिए। ठीक है जी। एक है एक एक बूटा बेटी के नाम। अभी एक बेटा बेटे बूटी के नाम ना, ये दो चीजों को इकट्ठे करता है। ये इंसान को सेंसिटिव बनाता है किसके प्रति, कि उनकी उनको बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट की और कितनी इंपॉर्टेंस है डॉटर की, लड़की की। तो जिस घर में लड़की पैदा होगी उसको तो बचाना ही बचाना है, बट उसके नाम से बचाना है एनवायरमेंट को। तो उसके नाम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, एक 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 पेड़ का सेट देगी। आप अपनी बेटी के जन्मदिन जब जब पैदा होती है तो उसके पैदा होने की खुशी पे वो प्लांट लगा दो। तो क्या हो रहा है दोनों ही, उधर बेटी की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, बेटी बचाओ, उधर क्या होगा, पेड़ बचाओ, है ना। और देखो यहाँ पे, तो ये स्कीम याद रखना 2019-20 की स्कीम थी, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यूज ऑफ डॉटर एंड नीड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो वैल्यू ऑफ डॉटर एंड नीड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, देखो ना, ये होते हैं कीवर्ड जो एक लाइन में पूरी बात बोल देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक बेटा बूटी एक बूटा बेटी का नाम क्या है, तो ये भी लाइन लिखोगे आप, वैल्यू डॉटर की और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अपॉन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड एनीवेयर इन द स्टेट, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गिफ्ट 5 sapling of identified species along with planting kits to grow robust and healthy tall plant। तो 5 तो देती है उसको, प्लांट की सैपलिंग देती है और साथ में देती है किट, है ना। नेक्स्ट है विद्यार्थी वन मित्र योजना। इसमें क्या किसको वनों का मित्र बनाया, दोस्त बनाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस फैलाना, तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा इसके साथ कोलैबोरेशन है। 65 new school have been selected for carrying out plantation by students। तो 65 न्यू स्कूल आइडेंटिफाई कर दिए गए कि जो आपने देखो ना स्कूल के बच्चे बहुत सारे जाते हैं प्लांट लगाने के लिए, कोई ना कोई अपने स्कूल की फोटो डालता रहता है, तो उसके अंदर भी आता है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर। ये बड़ा, ये पता क्या बोलता है अमृत सरोवर क्या बोलता है? गांव गांव में, गांव गांव की बात होती है। ये जैसे ये गांव है ना, गांव के ऊपर वाले एरिया में
पानी आता है। अब वो क्या करेंगे, गांव के ऊपर ही छोटे छोटे वो बनाएंगे, पॉन्ड से बना देंगे। अब इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि उस गांव के एरिया में पॉन्ड बन गए, अगर ज्यादा बारिश बुरिश होगी वो भी क्या हो जाएगा, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, और जब सूखा पड़ जाएगा तो पानी यूज में लाया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, अमृत सरोवर। तो अंडर दिस स्कीम 144 साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृत सरोवर। टिल डेट 147 अमृत सरोवर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। समझ गया जी बात। नेचुरल तरीके से क्या करना है, पानी जैसे पानी के वो नहीं बनते, लेक बनती है अपने आप ही, तो वैसे वैसे बनाने नेचुरल तरीके से, ताकि वहां पे पानी इकट्ठा हो जाए। तो दोनों काम करेगा, एक रिजर्वोयर का काम भी करेगा, और जब स्कैर्सिटी आएगी, पानी की कमी पड़ेगी, उस टाइम भी पानी भी देगा, है ना। और उसके बाद है जी जल भंडारण। अंडर दिस स्कीम 82 प्लेसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। तो अमृत सरोवर, सरोवर कैसे हो गया, जैसे सौर बोलते हैं ना, और डैम में क्या लगता है, फिर कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बिल्ट होता है वो। तो ये तो एक तरह के ही है, एक है समृद्ध सरोवर और एक है जल भंडारण। ठीक है जी बात। अब देखो कितनी जबरदस्त स्कीम्स दी है, चाहे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, चाहे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, तो ये तो आपको वैसे याद रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। अब देखो ना, एक बात बड़ी पक्की है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो सीजन है ना, सीजन इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर अभी भी देखोगे आप, क्लियर कट नहीं समझ आ रहा है, इधर बरसात भी आ गई, और जो एक होता ना समर भी, गर्मी वाला दौर, वो तो निकल गया। अब क्या आ गया, मॉनसून। देखो सर्दियां बहुत लेट तक बर्फ पड़ी नहीं, फिर वो कितनी शिफ्ट हो गई, आगे जाके ठंड आगे तक पहुंच गई। और अब ऐसा हो रहा है कि अगर तो आप शिमला वाली साइड देखो, तो वहां तो दोनों चीजें इकट्ठे हो रही है, ठंड सर्दी जा रही है और सीधा मानसून आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है ना। अब ये बड़ी कंफर्म बात है कि होना ही होना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसके लिए हमने बढ़ानी पड़ेगी अपनी एडेप्टेशन, और तैयारी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात ही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके साथ हम, उस चेंज होते हुए क्लाइमेट के साथ ही हम कैसे बने रहेंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, कोविड आ गया, कोविड के साथ ही जीना पड़ेगा टाइप, और यहाँ भी यही हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि लोगों को तैयार करना है, इस चीज के लिए लोगों को भी तैयार करना है, और हमें अपनी फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी तैयार करना है। तो अब हमने क्या कर दिया, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बाहर से लिए हुए हैं, बाहर की मदद ली है कि हमें इस चीज की तैयारी कराओ जी, एडवांस में तैयारी करा दो, है ना। और अब क्या होगा कि अगर क्लाइमेट चेंज का सीजन के ऊपर असर पड़ेगा, सीजन किसके ऊपर पड़ेगा, लैंड की फर्टिलिटी और नेचुरल बेस हम प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर, और उसका सीधा असर किसके किसके ऊपर पड़ेगा, लोगों की लाइवलीहुड पे। जिन लोगों की डिपेंडेंसी है ना, उन 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 खेतों के ऊपर, उन फसलों के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर असर पड़ जाएगा। तो उससे बड़ा कुछ हो सकता है, या तो लोग माइग्रेट हो जाएंगे, सोशल कॉज बन जाएगा माइग्रेशन का, है ना। देखना सोसाइटी वैसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या कॉज है माइग्रेशन के, और क्या हो सकता है। अब देखो ना, अगर आप सही से समझोगे ना, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन कितनी जबरदस्त थी, अभी भी उसका जो, उसकी जो ईंटें देखोगे ना, आप पत्थर देखोगे उसके लगे हुए, आप ये मानोगे कि लोग आज भी, शुरू शुरू में जब उसको डिस्कवर नहीं किया था, लोग अपने वहां से निकाल के अपने घरों में लगा रहे थे। 5000 साल पुरानी इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, और उनकी जो सिटी थी वो वेल प्लान थी। ऐसा नहीं थी कि आज भी बहुत सारी सिटी कैसी बनी है, उल्टी फुल्टी बनी हुई है। उनकी सिटी कैसी थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, बिल्कुल 90 डिग्री उनके सड़कें कटती थी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसा शहर में पानी नहीं जाता था। और प्रॉपर उनके क्या था, बाहर से फोर्टिफिकेशन हो रखी थी सिटीज की, सिटाडेल सिस्टम था उनका, है ना। सिटाडेल में क्या था, जो शहर था 2 मंजिल टाइप, पूरा शहर ही 2 मंजिल था। नीचे वाली लोअर में कौन रहते थे, आम जनता, ऊपर में कौन रहती थी। और उनका देखो ना, जो उनका वो था, क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ, अगर सुना होगा आपने, कितना जबरदस्त बना था उनका ना।
और डॉक यार्ड्स बना रखा था उन्होंने, कितनी सारी चीजें बना रखी थी उन्होंने। तो अभी तक भी, तो इसका मतलब है कि इतने एडवांस थे वो पहले। बट प्रॉब्लम क्या थी वो, कि थोड़े से वो बड़े पीसफुल जैसे लोग थे, उनके पास सारी चीजें मिली, उनके पास वेपन नहीं मिले, पता है वो, उस मात्रा में। तो इसमें वो ट्रेडिंग क्लास थी, ट्रेड करती थी, शहरों में रहती थी, लड़ाई झगड़े से दूर रहती थी, है ना। और सुपरस्टिशियस भी थी कई 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 मुद्दों को लेकर, उनके अल्टार वगैरह भी ले वो जलाने के, है ना। उनके जैसे डेड बॉडी थी उसमें, जैसे कई अभी डेड बॉडी मिली है, अभी रिसेंटली मिली है, एक कपल दफनाया हुआ, उसकी टांगे काटी हुई है, तो उसके उससे उसके उन्हें अनुमान लगाता है कि शायद वापस ना आ जाए, ऐसी ऐसी कुछ चीजें थी उनके पास, है ना। तो फिर भी वो डिस्ट्रॉय हुई। तो डिस्ट्रक्शन के पीछे क्या वजह मानते हैं उसकी? क्लाइमेट चेंज। या तो कोई बोलते कि बहुत एक ऐसा दौर आया जिसमें बारिशें बहुत तेज हुई, और एक अपने पीक पे बारिश पहुंच गई, फिर डाउन हो गई। कोई बोलते हैं पेंडेमिक जैसी स्थिति होगी, कोई बोलते हैं जो रिवर थी वहां से सब, जैसे सरस्वती, पता नहीं सारी रिवर थी, उन्होंने अपना कोर्स चेंज कर दिया, सूख गई हो। तो ऐसा, तो इसका मतलब ये था कि कुछ ना कुछ चीजें किसकी वजह से हुई होगी? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो लोग हो सकता है कि उनकी एडेप्टेशन कैपेसिटी थी नहीं, है ना। और दूसरा ये मानते हैं कि क्या पता इनके ऊपर इन्वेजन आया होगा। अगर इन्वेजन आया तो आर्यन ज्यादा, तो फिर वहीं बस जाते हो, वो खंडर क्यों बनता? जरूरी थोड़ी उनको इंटीरियर में जाना था, अगर उनको इतनी जबरदस्त जगह मिल रही थी रहने के लिए, तो उसको उस पे रहते हो, तो वो तो बड़ा बड़ा शहर थे, है ना। उससे ये लगता है कि पता जो मेन कॉज होगा क्या होगा? क्लाइमेट। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आती रही है, और अब ये स्थिति इंडिया में भी हो सकती है, दुनिया में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, चेंजिंग क्लाइमेट के साथ अपनी एडेप्टिविटी को बढ़ाना है। तो उस पर्पस के लिए दुनिया तैयार हो रही है, और इंडिया जैसी कंट्री को क्या हो रहा है? फंड भी मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या सच में हम एक तरफ से क्या कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं? देखो ना, अगर अगर हम ऐसा सोचे कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे, एक मटेरियलिज्म हो गया और चीजें बनानी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचे, तो अगर नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू सोचे कि नेचर के साथ छेड़खानी करना इतना सही नहीं है। अगर हिमाचल में देखो ना, कितनी तो टनल बन गई है। आजकल तो एक दौर चला है, फैशन चला हुआ है क्या, हर कोई जाके डेलीगेशन लेके पहुंच जाता है मिनिस्टर के पास कि हमारे को हमारे भी उधर क्या बनाओ। रोहतांग टनल के बाद तो सबको क्रांति आ रखी है हर जगह। सरकार भी क्या कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है कि अगली टनल यहाँ से यहाँ। बताओ, अगर एक दिन ऐसा हो जाए, फिर तो ऐसा हो जाएगा, छननी बन जाएगा, पता नहीं चले, जैसे चूहे के होते तो बिल्ली होते हैं, एक टनल से आप इधर घुस रहे हो, अंदर से इधर जा रहे हो, आपको पता नहीं चला चंडीगढ़ से कब मनाली पहुंच गए अंदर अंदर से। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना। तो कितने रेगुलेटरी मैनर होनी चाहिए चीजें, है ना। तो देखो ना, जिस हिसाब से बन रही है, आप खुद इमेजिन करो। हर कहीं प्रपोजल है, अगर सारे जो जो प्रपोजल है सबके सब बन जाएगा, सबके सब बन जाए तो क्या होगा? ऐसा लगेगा वहां जैसे दिल्ली मेट्रो नहीं है, थोड़ी सी ऊपर से, बाकी नीचे से। कभी आप थोड़े ऊपर आओगे, देखोगे अच्छा दिल्ली मेट्रो घूमे ना आप, थोड़ी देर लगता है अच्छा बढ़िया दिखता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर बाद फिर नीचे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बच के जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, तो बड़ी चीज है। पर इतना जहाँ नेचुरली ठीक ठाक चीज है तो क्या हो जाएगा, चल देनी चाहिए। हाँ, कुछ कुछ जगह तो बननी चाहिए जैसे। चलो, तो ये बात है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। देखो जी, इको क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया ना, एक तरफ से समझ लो, मोटे तौर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना बड़ी तेजी से, उसको लड़ने के लिए हमने एक शेल लगा दी, कवर लगा दी, वो ऑब्जेक्टिव है इसका। अब सवाल आता है ये कहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ी मेंस में पूछा है, प्री में पूछ लिया हुआ है, चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और किसकी हेल्प से? जर्मनी का एक बैंक टाइप है, KfW बैंक है जर्मनी का, और 7 साल के लिए प्रोजेक्ट है, 15-16 में लॉन्च किया। देखो अब यहां देखना, मेन ऑब्जेक्टिव इज रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सेलेक्टेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम
इन हिमाचल प्रदेश टू इंक्रीज एंड सिक्योर द रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्या करना है हमने? फॉरेस्ट कवर का रेजिलियंस उसको कैपेबल बनाना है क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेट चेंज होते हुए क्लाइमेट के साथ वो बचे रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये सारे कीवर्ड, तो अपने क्या करना है आपको इसके लिए याद रखना है, ऑब्जेक्टिव। ये देखो जो रिहैब, प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल यूज, और दूसरा क्या है? इंक्रीज एंड सिक्योर द रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बीच में क्या करना है? एक संबंध बनाना है ताकि इस क्लाइमेट के चेंज की वजह से फॉरेस्ट के ऊपर इतना असर ना पड़े। समझ गया जी बात? दिस विल कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन एंड, देखो स्ट्रेंथन क्या? एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या बढ़ाएगा ये? एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जो रिवर है ना, रिवर के कैचमेंट एरिया होता है जहां से पानी लेती है। और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस एंड टाइम रिजल्ट इन बेटर लाइवलीहुड। तो देखो कहां पर असर पड़ रहा है इसका? बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ कैचमेंट एरिया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और अल्टीमेटली किस पर असर पड़ेगा इसका? लाइवलीहुड के ऊपर। तो कितना कंसाइज बात बोली गई है इसके अंदर, इतने से 5 लाइन भी नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मैनेज करेंगे तो हमारी लाइवलीहुड इंप्रूव करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैं आपको ना, जितना भी हिमाचल है, हिमाचल की बहुत सारे पोर्शन की डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट के ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर हम फसलें उगाते हैं, अगर वहां बारिश आता है, क्लाइमेट आता है, किसकी वजह से आता है? फॉरेस्ट के तो रोल है उसमें। तो अब सवाल यह कि अगर उस फॉरेस्ट के ऊपर असर पड़ गया तो किस पे असर पड़ेगा? हमारी लाइवलीहुड पे। तो इसका एक तरीका ये बन जाएगा, अगर फॉरेस्ट के साथ मतलब फॉरेस्ट के साथ कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है जिसको वो अडेप्ट ना कर पाए, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ेगा लोगों की लाइफ के ऊपर? वहां से माइग्रेशन हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे बाहर। क्यों रहेगा फिर वहां पे? और जैसे हम बोलते हैं एनिमल रियरिंग, जैसे कल देख रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे हम, 20 में से 19 फैमिली के पास क्या है? एनिमल रियरिंग है। उस एनिमल रियरिंग का लिंक भी डायरेक्टली किसके साथ है? फॉरेस्ट के साथ। ठीक है जी बात। तो अब क्या होगा? दूसरा असर क्या पड़ेगा? अपने आप ही हमें क्या छोड़नी पड़ेगी? जो जानवरों को पालता है। और तीसरा सरकार क्या बोल रही है अभी? हमारे पास क्या है? टिम्बर से भी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, नॉन टिम्बर से भी है, वो भी क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। तो ऐसे में सीधा सीधा असर पड़ेगा लाइवलीहुड के ऊपर। तो जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल होगा, हमें कुछ नई ही चीज ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके सरवाइव हो पाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो, अब इसका इस डायरेक्ट लाइवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या बात हुई थी? जापान की जो कंपनी है ना जिका, 10 साल के लिए दे रही है इस प्रोजेक्ट को 8,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो कितना पैसा मिला हुआ है? 8,000 करोड़। कितना है? 800 करोड़। हाँ, दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन, अब ये भी याद रखना, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा एंड ट्राइबल एरिया ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। विद प्रोजेक्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिमला में। और रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? कुल्लू, शमशी एंड रामपुर बुशहर में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके कहाँ पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज इनकरेज द फॉरेस्ट माउंटेन इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट एंड पास्चर डिपेंडेंट कम्युनिटी। तो जिसकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर है अपने कामों के लिए और अपने पशुओं के चारे के लिए, तो उनके लिए है ये जी। समझ गया जी बात? तो 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट फंडेड बाय जर्मनी और दूसरा जापान। तो पहले में क्या बात हो रही है? पहले में हो रही है फॉरेस्ट की रेजिलियंस बनाना, इसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ। और दूसरे में क्या बोल दिया? फॉरेस्ट की एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना ताकि लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर कोई ज्यादा खतरनाक वाला असर नहीं पड़े। ठीक है जी। अब है जी इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज सेट अप अप्रैल 2007
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम एंड एनहांस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है जी? तो सबसे पहले जी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, अभी क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम करेगा। तो हम क्या करें, स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड यूज एंड लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हिमाचल प्रदेश बन गई है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कंट्रोल एक्ट क्या है? 1995 का, 95 का। आपको पता है ना, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक, थर्मोकॉल, कटलरी होता है ना, जो सिंगल यूज प्लास्टिक, स्पून्स और ये बाउल, कटोरी, सब कुछ क्या हो गया? बैन हो गया है। होता है ना, कौलियां, चम्मच जो भी होते थे प्लास्टिक के, वो सब क्या हो गया? बैन हो गया। एक है यहाँ पे स्पेसिफाइड प्लास्टिक वेस्ट हैज बीन परचेज, इसमें क्या होता है? एक स्कीम है इसका नाम याद रखना, बायबैक पॉलिसी ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट। ये बहुत बड़ी स्कीम है सरकार की। क्या है? बायबैक पॉलिसी। तो बायबैक पॉलिसी में क्या करती है सरकार? खरीदती है उनसे जिनके पास जो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, उसको खरीदेगी कितने रुपए में? 75 रुपए पर केजी। ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है इस कीवर्ड के साथ, बायबैक पॉलिसी। द स्टेट लेवल स्पेशल टास्क फोर्स बनी है चीफ सेक्रेटरी के अंदर गवर्नमेंट में। तो एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक, पता ना आपको इस बात का? तो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से यहाँ पे बैन करने की बात हो रही है। क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेज, क्रिएशन ऑफ, ये भी मेंस के लिए लिख सकते हो आप। देखो इसमें दो बातें बोली है, एक है लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल, एक है रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एज 50%। देखो एक बात, जैसे ये एक गांव यहाँ पे है, एक गांव यहाँ पे है। अब इनका जो लाइफस्टाइल है वो है लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल, कि वो कुछ ऐसे काम करते हैं अपने 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 गांव के अंदर जो इन्वायरमेंट को कम से कम हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, है ना। और अब इसमें क्या है कि जैसे गांव के अंदर, इस गांव में 50 गाड़ियां हैं, इस गांव में 10 गाड़ियां हैं, ठीक है। और इस गांव के अंदर क्या हो रहा है, अभी भी आग जलाने के लिए क्या, एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं वो? या कोल करते हैं या लकड़ी करते हैं। इस गांव के अंदर क्या है? सोलर एनर्जी है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों गांव का जो स्टाइल है जीने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक है इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एक है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल। इस गांव का जो लाइफस्टाइल वो कैसा है? लो इम्पैक्ट। और जब हमने पूरा कंक्लूड करके देखा तो फिर पता चला कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये समझ लो कि पर कैपिटा कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है एक हिसाब से, ठीक है ना। अब इस गांव की पर कैपिटा होगी 5, इस गांव की कितनी होगी? 10। समझ गया जी बात? तो अब इससे क्या होगा, अगर सारे के सारे गांव यही करना लग जाएंगे, अपना एक तो लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल होगा और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस कर देंगे। दो शब्द है यहाँ पे, लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल एंड टू रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं, कि सभी को पहले अनाउंसमेंट करेंगे क्लस्टर बेस के ऊपर कि भाई आप ये काम करो, अपने अपने अपनी जिंदगी ऐसे जी लो। अब एक गांव ऐसा होगा जो उसमें से बेहतर करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। मान लो 10 गांव ने नहीं किया, अब जिस गांव ने बहुत बढ़िया किया उस गांव को हमने डिक्लेयर कर दिया मॉडल विलेज, उसको कुछ रिवॉर्ड दे दिए, इंसेंटिव दे दिए। अब अगली बारी क्या होगा, उस मॉडल विलेज से सीख के दूसरा विलेज वैसा करने की कोशिश करेगा। तो अपने आप में एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट उनके अंदर बन जाएगा। इसकी बात हो रही है, ये समझ गया जी बात? तो देखो ना, ये सोशल इम्पैक्ट भी है इसका एक, और सोशल इम्पैक्ट की वजह से भी ये चीज हो रही है। अब देखो तो क्या बात है इसमें, द क्रिएशन ऑफ मॉडल विलेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल इको विलेज। तो क्या बोला इसको? मॉडल इको विलेज इन द स्टेट। दिस स्कीम इज फोकसिंग टुवर्ड द
perspective of developing low impact lifestyle as to reduce the ecological footprint as much as 50% of the base assessment for the launch of the scheme. 90 village has been included under this scheme. 19 विलेज को इन्होंने इंक्लूड ही कर दिया है कि 19 विलेज को सरकार उनको उनके ऊपर खर्च करेगी खुद, उनको क्या बनाने के लिए, मॉडल विलेज, मॉडल इको विलेज। 19 विलेज का असर क्या पड़ेगा फिर अगले विलेज से पड़ेगा। क्लियर है जी बात। उसके बाद है जी शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान। अब क्या बात हो रही है कि जो शेड्यूल कास्ट है हिमाचल की, तो उनका ना कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल है। आपने देखा होगा जैसे कुछ 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 काम ऐसा होता है जो कौन करते थे उस टाइम, शेड्यूल कास्ट, तो वो ट्रेडिशनल काम है बट थे कैसे काम हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं शेड्यूल कास्ट दूसरी कास्ट भी कर दी थी, पर ये बात की जा रही है इस तरह से क्या करेंगे कि उनको फिर से रिजुविनेट करेंगे। जैसे आपने सुना घराट, घराट किससे चलता है, पानी से। और जो घराट है ना आपके सिलेबस में एक है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम। जो घराट वाला कंसेप्ट है, कूल वाला कंसेप्ट है, क्या है बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम। तो अब आज के दौर में क्या होता जा रहा है कि जो घराट वाला सिस्टम है वो नहीं रहा, तो इसको भी अगर रिजुविनेट करेंगे तो ये इन्वायरमेंटली हेल्दी चीज है, ये इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है एनवायरमेंट का, है ना। और बल्कि अब देखो ना कई लोग तो जा जाके भी ढूंढते हैं कि कहीं में चक्की का आटा मिल जाए, फिर चक्की काटने के बाद तो अगर बिल्कुल ही और ही किसी को बड़ा ही ऑर्गेनिक की तरफ जाना तो कौन सा ढूंढेगा, घराट का आटा। गाँव में बोलते ना घराट का आटा लाया स्पेशली। और घराट से चीज एक और होती थी घर पे, होते थे आपको पता है, ऐसे घुमाते थे उसको, नाम तो पता नहीं, पत्थर होते थे, 2 पत्थर होते थे, चक्की, हाँ, है ना। तो वो भी है। तो ये सारे देखो इसमें क्या है, scheme is being implemented to strengthen the capacity of the marginal SC/ST family for meeting energy requirement for irrigation, water lifting, heating and space lighting through the demonstration of solar power plant, restoration of modernization of traditional water mills, घराट जिसको बोलते हैं। तो ये काम है स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखो आपके सिलेबस फिर से सिलेबस में क्या लिखा है, वही ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम। तो स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। आपने आप देखो ना, जो जो गांव में होता है ना, गांव में लोग होते हैं उनके पास ना बहुत सारा ज्ञान होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, है ना। आपने देखना कई बुजुर्ग लोग ना ऐसे पहले प्रेडिक्शन कर देता है, अगर कोई इस बार ये वाली घास उग रही है तो पहले बोल देते हैं इस घास उगने का मतलब है कि आगे ऐसे होने वाला है। अरे बात को तो एक बात वैसे मैं बता रहा हूं, अगर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट के बारे में, किताबों में ज्यादा है कि ट्रेडिशनल उनके पास ज्यादा है, गांव के लोगों के पास ज्यादा है। उनके पास है ना, आप देखना गांव वाले, उनके पास ना जैसे बर्ड है, पक्षी है, उनको एक एक पक्षी का नाम पता होगा और एक एक पक्षी का उनको पता होगा सीजन होगा कि अब इस सीजन में कौन सा पक्षी आता है और क्या वो सिंबलाइज करता है। देखो ना जिस टाइम जो मेरा बचपन था ना, आपका भी शायद हुआ होगा थोड़ा बहुत ऐसा, ज्यादा बड़ा तो नहीं मैं आपसे। तो अपने बचपन में सारी चीजें क्या थी, नेचुरल थी, हमें किसी ने सिखाई नहीं है। अभी भी अगर मैं गांव में जाऊंगा तो बहुत सारे पक्षियों को मैं पहचान लूंगा, है ना, बहुत सारे बर्ड्स को, बहुत सारे प्लांट्स को, और उनको लोकल भाषा में पहचानूंगा मैं, और उनका मेरे को लिंक में साथ जुड़ा, पर इतना तो नहीं है ना जितना जितना होना चाहिए, कितने सालों से बाहर रह रहे। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं समझ पाएगी, तो वो क्या है उनके लिए डिसएडवांटेज हो गए ना के हिसाब से। अब उनको क्या करना पड़ेगा, या तो किताबें दिखानी पड़ेगी, ये देखो जी ये इस तरह की चीज है, और बुक दिखाओगे आप उनको, प्रोनाउंसिएशन सिखानी पड़ेगी बहुत सारी चीजों की। अब जैसे हमने बोला घराट, हम आप सब लोगों ने देखा घराट, कितने लोगों ने देखा है, तो सबने देखा हुआ है। अब आपके पास आपको आपको कोई पढ़ाएगा, कोई ऐसा आपका ना, अभी भी आप इमेजिन करोगे वहां से पानी आता है, पीछे एक ऐसी फ्लैप सी लगी होगी, उसको उठाएंगे, पानी नीचे गिरेगा, ऊपर चक्की होगी, पानी बिल्कुल नीचे से आएगा, है ना। तो आपके सामने क्या हो गई, पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई। अब इमेजिन करो जब आप बड़े हो जाएंगे, आपने अपने बच्चे को समझानी बात, कितना टफ हो जाएगा। डायग्राम बनोगे प्रॉपर, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ आप, डायग्राम की फॉर्म। अब न्यू, अब आपको कैसे समझाओगे आप, मुश्किल हो जाएगा ना।
तो पहली बात उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा समझने का, और आपका मन भी होगा भाई बताऊं मैं इसको, ऐसा भी होता था कभी। तो ये चीजें क्या है, फिर धीरे धीरे तो अब इसके लिए क्या तरीका है, अब चलो ठीक है हमने मान लिया कि हम उसको किताब के द्वारा समझा सकते हैं, बट वो किताब ही आज लिखी जा सकती है, फोटो लेके लिख के किताब लिख सकते हैं ना आज यार। तो उससे क्या हो जाएगा, जिनके पास वो नॉलेज है कम से कम वो बता देगा ना, हल होती है ना हल, आपने देखा है हल के, जो हल होती है उसका अलग नाम होता है, जो पकड़ने वाली डंडी होती है उसका अलग नाम होता है, जो ऐसे वाला एक डंडा होता है जो बैल के यहाँ लगाते हैं उसका कुछ और नाम होता है। उस हल के अगर आप सारे नाम लोगे उसका 20 आइटम मिलेगा आपको उसमें, हल तो एक है। अब आपको कोई रटवा रहा है उन चीजों को, आने वाली जनरेशन क्या करना पड़ेगा, उसको रटवाना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही हो रही है चीजें। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रट रहे हैं अभी, क्या उन लोगों के लिए सेल, ये बाथिंग, वो क्या कहते हैं ग्रेट बाथ, ही रटने वाली चीज थोड़ी नहीं थी। अब हमें तो रटना पड़ रहा है टेराकोटा क्या है, डांसिंग गर्ल ऑफ, जो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल है वो क्या चीज है, एक वो मिला है क्या बोलते हैं प्रिस्ट मिला है, किसी ने प्रोडिक्शन कर दी उसकी शक्ल मोदी साहब से मिलती है, तो वो तब से ही है, पता ना आपको, देखिए आपने एक फोटो ऐसे, इसका लगा आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन से पड़ी नहीं है, फोटो देखिए आपने, एक डांसिंग गर्ल मिले, मिला है कौन, प्रिस्ट, तो उस प्रिस्ट की थोड़ी दाढ़ी भी है ऐसी, तो लोगों ने क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा जोड़ दिया कि भाई साहब ये जो मोदी साहब ये आज के नहीं है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में इनका ये मिल चुका है पहले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो ट्रेडिशनल नॉलेज, ये बात हो रहा है, क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल नॉलेज की एक प्रॉपर बनानी पड़ेगी, बुक्स बनानी पड़ेगी, उसको स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कोई कर सकता है कर लो, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अगर आप लगता है ना आपने एक बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना है, आपको गाइड ही दे रहा हूँ मैं, जो बनना चाहता है वो वाली नहीं बनाओ ब्लॉग, आजकल आते हैं ना कई लोग यूट्यूब के ऊपर, मैंने सारा घर का काम कर लिया है, ठीक है झाड़ू पोछा लग गया है, अभी मैं जा रही हूँ बाजार, ऐसे टाइप वाला ब्लॉगर से कुछ नहीं होना, समझ में क्या हो रहा है बात। तो मैं, इतना स्कोप है ना, इतना स्कोप है भी कहाँ पे, हिमाचल के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी उसकी, अभी तो नहीं पड़ेगी ना, पर आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी इसकी। आप बना दो घराट के ऊपर ही बना दो, पर कंडीशन ही है आपको नाम पता होना चाहिए उसके, काम पता होना चाहिए उसका, और बोलने की आपको सेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास दो चार हुनर है ना, तो बहुत पोटेंशियल है। अभी तक ऐसी ब्लॉगिंग हुई नहीं हिमाचल में, और हिमाचल के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, है ना। चलो जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं वैसे क्लाइमेट के हिसाब से, तो क्लाइमेट एडेप्टेशन कहा था, ये स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमारे पास एक स्टेट का अलग से ही सेल होना चाहिए। जो यूरोपियन कंट्री है ना, एक बात बताऊं, उनके पास ना हर चीज के लिए सेल है, वो हर चीज को प्रिजर्व रखता है। उन्होंने यहाँ से ले लिया भूरी सिंह म्यूजियम से उठा के, रुमाल भी वहां रखा है, कहाँ पे, म्यूजियम में। तो स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। पता ना आपको, नेशनल जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका एक पार्ट है कौन सा, नेशनल मिशन फॉर sustainable Himalayan ecosystem. The climate change vulnerability assessment and adaptation plan of Kinnaur, Laos with the district have been prepared and plans for Shimla, Kullu and Mandi are being prepared. फिर है जी क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल एरिया। अब फिर से वही बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, एडेप्टेशन, नई चीज के साथ एडेप्टेशन करना पड़ेगा, पुरानी चीज प्रिजर्व रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रखना आप CAFRI, project implemented in the state and the Indo-German technical cooperation between German development cooperation के साथ है ये, मिनिस्टर इन्वायरमेंट है ये, और कैपेसिटी डेवलपमेंट पैकेज हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड महिला मंडल। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कौन इसको फंड कर रहा है, अगेन जर्मनी। और दूसरा, अंडर दिस प्रोजेक्ट कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसको दिया जा रहा है, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड महिला मंडल,
और बहुत सारे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चल रहा है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद है नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो आपको पता ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े थे ना हमने बीच में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था ना, उसका जो 13वां गोल है वो किसकी बात करता है, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो उसके लिए भी हिमाचल काम कर रहा है। हैज बीन सेट अप इन द स्टेट विद द ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर, एडेप्टेशन रिसर्चर्स, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल जो सेक्टर्स है, तो इनमें सबको इकट्ठा करना है ताकि हम क्या कर पाए, पॉलिसी बना पाए किस चीज के लिए, रिस्क रिडक्शन के लिए, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है ना। तो ये है जो नॉलेज नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अब देखो कितनी बातें हो रही है यहाँ पे, ज्यादा ज्यादा बात किसके ऊपर हो रही है, एडेप्टेशन के ऊपर। तो इसके लिए एक अलग से फंड बनाया, आपको याद है हमने कहीं पढ़ा था बीच में, इस फंड को कौन रेगुलेट करता है, इसमें से जो पैसा आता है जाता है कौन देखता है उसको, पढ़ा हमने कहीं, नबार्ड, याद है आपको, वही है अभी। तो ये कहा क्या करेगा, फंड कहाँ देगा, ड्रॉट पॉन एरिया ऑफ 3 डेवलपमेंट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हैज बीन कंप्लीटेड। तो 3 ड्रॉट पॉन एरिया सिरमौर में कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू रिड्यूस द क्लाइमेट रिलेटेड वल्नरेबिलिटी एंड इंप्रूव द एडेप्टिव कैपेबिलिटी। तो इसमें स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, फार्मिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी, इनहांस लाइवलीहुड ऑप्शंस, ये सारा ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे ड्रॉट पड़ेगा, तो जहां ड्रॉट पड़ेगा वहां पे क्या करनी पड़ेगी हमें, स्मार्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, है ना, ताकि जो लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर असर ना पड़े। डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग 30,880 फार्मर्स। तो ये फिगर याद करने की तो जरूरत नहीं है, और ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए ही काम हो रहा है अभी। और दूसरा है अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज आल्सो बीन शोकेस ड्यूरिंग 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पता ना वो कोप 27 कहाँ हुई है, कहाँ पे, इजिप्ट में, पता ना आपको, UNFCCC, इसका जिसको नहीं पता है, इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले ये बैठी, इन्होंने क्या बिठाया, जो फर्स्ट समिट हुई, अर्थ समिट, पहली बार ये जो तो ये थी ना, ये थी साइंटिस्ट की टीम। साइंटिस्ट की टीम ने आइडेंटिफाई किया ये दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ेगी क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से लोगों की लाइवलीहुड बहुत चीजों पे फर्क पड़ने वाला है। तो ये बात जब साइंटिस्ट लीडर से किसके पास पहुंची, पॉलिटिकल लीडर के पास, पॉलिटिकल लीडर ने बोला कि इसके ऊपर तो पूरे दुनिया की एक मीटिंग होनी चाहिए। तो कौन सी हुई, फर्स्ट अर्थ समिट, कब हुई, 1992 में क्या हुई, फर्स्ट अर्थ सर्विस समिट, रियो दे जनेरियो में। और इसमें से 2 कानून निकले बड़े बड़े लेवल पे। एक क्या निकला, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक किसके निकला, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो क्या है, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसकी UNFCCC है ना, इसकी मीटिंग होती है साल में एक बार। देखो अर्थ समिट में क्या, ये अपना एक कानून है ऐसा, मतलब UNFCCC इसकी होती है मीटिंग साल में एक बार, इसको क्या बोलते हैं, कोप। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी होती है 2 साल में एक बार, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो जो इसकी पहली कोप हुई, पहली कोप कब हुई इसकी, 1993 में। चौथी कोप कब हुई, 1997 में, जिसको क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए कि हमने क्या करना है, जैसे डेवलपमेंट कंट्री अलग अलग बांट ले, है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पंगा तो कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो बात चलती रही 2012 तक, हमें इसको अचीव करना था, 12 तक जो इसमें बातें की गई थी वो अचीव नहीं हुई। फिर 3 साल का टाइम दिया और इसके ऊपर कुछ सोचो समझो, कुछ नई चीज लेकर आया। तो 2015 में क्या आता है, पेरिस
एग्रीमेंट। तो नए रूल्स कब बने? पेरिस एग्रीमेंट में, जिसमें बड़ी सारी बातें बोल दी, जैसे क्या बोल दिया, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, हर एक देश अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करेगा। कार्बन सिंक को हम बढ़ाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर टेम्परेचर को नहीं जाने देंगे। तो इसकी जो कोप कौन सी थी 2015 में? 21st कोप। 21वीं कोप पे क्या निकला? कौन सा एग्रीमेंट था ये? पेरिस एग्रीमेंट। अब इसी तरह से जो अभी कोप हुई है इजिप्ट में, ये कौन सी वाली है? 27th कोप। समझ रहे हो जो बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो पहले साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो दुनिया के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो कहाँ मिले? रियो द जनेरियो में। तो पॉलिटिकल लेवल पे डिसाइड किया कि हमने साइमल्टेनियसली दोनों के लिए लड़ना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट की वजह पे किस पे असर पड़ेगा? बायोडाइवर्सिटी पे। तो अभी फिलहाल हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो इसकी हर साल एक मीटिंग होगी, जिसको कोप बोलेंगे। तो 4th कोप हुई 97 में, क्योटो प्रोटोकॉल बोलता है। और 21वीं बड़ी फेमस कोप रही है कहाँ पे? पेरिस में, जिसमें से क्या निकला? पेरिस एग्रीमेंट। तो आजकल जितने भी काम हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो टारगेट पेरिस एग्रीमेंट में सेट किए गए उनके लिए कर रहे हैं। हिमाचल भी उसके लिए कर रहा है, इंडिया भी उसके लिए कर रहा है, पूरी दुनिया उसके लिए कर रही है। समझ गया जी बात? देखो ना, आपको ना प्रिसाइज होना है, प्रिसाइज टू द पॉइंट बात, बस आपको ज्यादा। अब कीवर्ड आपके पास बड़ा अच्छा है, जैसे मैं लिखूंगा, अगर मालूम है से कुछ पूछेगा कि UNFCCC क्या है, तो मैं स्टार्टिंग क्या से करूंगा कि इंटर गवर्नमेंटल जो वो था, ग्रुप था, दैट वाज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लीडर, है ना। और दे एडवाइज्ड, क्या इन्होंने सजेस्ट किया कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिसकी वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, पॉलिटिकल वर्ल्ड लीडरशिप में कहां पे मीट करी, मिली? रियो दे जेनेरियो में। तो वो किसके साथ आए? दे केम आउट विद 2 कन्वेंशंस, एक UNFCCC दैट विल डील विद क्लाइमेट, एंड अदर वन CBD दैट डील विद बायोडाइवर्सिटी। ऐसे मतलब टू द पॉइंट बात करते करते 4th पे लिखूंगा मैं, ज्यादा बीच वाली जगह में नहीं जाऊंगा मैं। तो फर्स्ट कोप वाज हेल्ड इन 1993 and 4th COP was the important COP of Kyoto Protocol that divided world into 2 part, Annex 1 and Annex 2। एक रिस्पॉन्सिबल एक नॉन रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से क्या हुआ, काम में कैसे हुआ? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। तो मैक्सिमम टारगेट वर नॉट अचीव्ड बाय 2012, 2012 तक नहीं हुआ, और 3 साल का क्या एक गैप लिया, और अगेन नया एग्रीमेंट कब आया? 2015 में, जिसको क्या बोलता हूँ? पेरिस एग्रीमेंट। उसकी 4 बातें लिख लो नीचे। तो आज की डेट से क्या हो रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जिधर भी लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है जी बात। तो अब देखो यहाँ पे, तो लाइन क्या लिखी गई है इसमें, लास्ट लाइन, द अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज आल्सो बीन शोकेस्ड ड्यूरिंग 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कहाँ पे? इजिप्ट में। तो वहां पे भी बताई गई बात कि भाई ऐसा कुछ जो नेशनल एडेप्टेशन फंड है वो क्या कर रहा है। ठीक है जी। और इसके साथ आप, हमने पहले क्या पढ़ा था कि इसकी जो यहाँ पे जो फंडिंग कैसे जानी है, कहाँ जानी है, वो कौन डिसाइड करेगा? नाबार्ड। फिर है जी डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज। तो ये तो सिंपल सी बात है, कौन इस पे लिए काम करेगा? MC। 10 डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें देखो 10 डेमोन्स्ट्रेशन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी के पायलट प्रोजेक्ट में लगी हुई है। ये किसके अंदर आता है? नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडी स्कीम। फिर आता है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ये भी याद रखना। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी हैज रिवाइज्ड एंड पब्लिश द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल रिपोर्ट 2022। तो कई बार नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट का रिवाइज वर्जन कब का है? 2022 का। और ये किसके ऊपर, किस मॉडल पे काम कर रही है कि क्या प्रेशर पड़ रहा है, क्या स्टेट है, क्या इम्पैक्ट है, क्या रिस्पॉन्स है, और ये मॉडल है इसका। तो इसको क्या बोलते हैं? PSIR मॉडल। P से प्रेशर,
स्टेट स्थिति क्या है, इम्पैक्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। आपकी तैयारी का भी ये मॉडल चल रहा होगा आजकल, ठीक है ना। प्रेशर कितना है, स्थिति क्या है आपकी, उसका इम्पैक्ट क्या है, और रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने जीवन में बना दो इसका। तो PSIR चलेगा आजकल। आप किसी का ऑप्शन भी होगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, 3 चीजें आपकी इधर ही हो गई। PSIR मॉडल देखो कितना बढ़िया मॉडल है, बताओ। मतलब याद करने का तरीका भी है ना ये चीजें। अब आपको याद देखो, मेंस के लिए आप ये कहीं भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं इसमें डालोगे आप, है ना। जैसे पॉपुलेशन ही है, मान लो पॉपुलेशन के PSI आ रही है, प्रेशर क्या है पॉपुलेशन का देश के ऊपर, स्थिति क्या है ना, इम्पैक्ट क्या है उस चीज का, और रिस्पॉन्स क्या है, गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। तो नेक्स्ट है जी, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अभी जो ज्यादातर काम कर रही है हिमाचल में कौन है, इसको याद रखना, हिमकोस्ट, हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अगला जितने भी काम है इसके दिख रहे हैं अब सारे, है ना। तो हिमकोस्ट इज नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस इन द स्टेट। तो सबसे बड़ी एजेंसी अभी ये जो काम कर रही है। तो अब इसकी अचीवमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी आई है 2022 की। सीधा प्री के लिए क्वेश्चन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी कब की है, 2022 की। हिमकोस्ट एज फॉर्मुलेटेड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। तो हिमकोस्ट ने ये पॉलिसी फ्रेम करी है 2022 वाली। तो ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा काम कर रही है, और लिवरेज ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इंक्लूडिंग, देखो ना कितनी, जब अभी नहीं बोल रहा था मैं आपको, देखो वोकल ऑफ लोकल। तो आज की डेट से अगर हमने ट्रेडिशनल नॉलेज लेनी है ना, सिर्फ और सिर्फ किसकी सहायता से लेगा हम, लोकल के, नहीं तो फिर वही हिसाब हो जाने वाला है। रिसर्च कैसे होगी, जैसे आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ना, आज तक नहीं पढ़ पा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो इसीलिए देखो ना, जिस दिन हमारे देश में बात समझ आ गई ना, इसके लिए किसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, सरकार की। इतना ट्रेडिशनल नॉलेज छुपा पड़ा है भी। अगर आप जैसे अभी ऐसे बताता हूँ, मैं नॉर्मल कहानी है। महासुदेव तो सुना आपने ना, महासुदेव के एक गाने होता है, विरसी बोलते हैं उसका ना, और वो सॉन्ग इतने ज्यादा है, अगर बोलते कि अगर 2 दिन भी वो चलते रहते हैं, अगर कोई सही से बोलने वाला है ना, गाने वाला है, तो 2 दिन तक वो एंड नहीं होता। अब उन सॉन्ग के अंदर इतना इतिहास है, और वो रिटर्न में नहीं है। अब खुद इमेजिन करो आप, रिटर्न में है ही नहीं हो, कैसे हो, वर्बली है। अब उसकी उसके अंदर जो कल्चर है, उसके अंदर जो स्टोरी है ना, और इमोशनल टच है उसके अंदर, बड़ा कुछ है इसके अंदर। बट अब होने वाला क्या देखो, मैं बता रहा हूँ ना, देखो एज ए सिटीजन, एज ए हिमाचली ना, थोड़ी थोड़ी चिंता तो मेरे को होती है इस बात की, है ना, होनी भी चाहिए। क्योंकि अब देखो, चलो हम पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन तो यही है ना, कुछ तो है। बिल्डिंग की फॉर्म, चलो हम उसको प्रिजर्व कर भी लेंगे, दीवार दीवार लगा के सरकार का पैसा आएगा, चलो जी फिर दोबारा कर दो। पर जो ये चीज है, ये चीज तो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ, लोकल भाषा में हर एक बर्ड को, हर एक जानवर को कुछ नाम देते हैं वो, और उस नाम के साथ वो ना, उनकी कहानी भी जुड़ी है उसके साथ बहुत सारी, और वो सच होती है। और अब क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा, तो इसके लिए देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है इसमें, वोकल फॉर लोकल। तो लिवरेज ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ये बड़ा जरूरी है। प्रमोट एनहांस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेडिशनल क्या है कि हिमाचल के थोड़े हो रहे खराब, अब उसकी वजह क्या चल रहा है आजकल, सब कुछ सेरेमोनियल, माला डलती है सबके ऊपर, ठीक है। अब वो तो नया कंसेप्ट है ना, उसकी वजह इन पे ज्यादा चीजें चलो वो भी ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रमोट हो रही है, टोपी बस। वो भी किसके लिए, शॉल टोपी माला, है ना, इसका ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद मैपिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नीड इन द स्टेट इन कॉन्सोनेंस विद SDG। तो हमने किसके साथ इसको जोड़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
हिम कोस्ट हैज मैप्ड साइंस एंड टेक नीड ऑफ द स्टेट। फॉर अदर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन इन हिमाचल प्रदेश। ये भी कौन कर रहा है काम? हिम कोस्ट, स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज अंडर द एजेस ऑफ हिम कोस्ट। तो ये क्या कर रहा है देखो ना, एक शब्द है क्लाइमेट चेंज ऑन वेरियस फैसेट ऑन दी, इसको बोला है क्रायोस्फीयर। एक नई टर्म, नहीं तो क्या पुरानी है, क्रायोस्फीयर। जैसे होता ना एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये स्फीयर। क्रायोस्फीयर किसके साथ जुड़ा हुआ है? बर्फ और ग्लेशियर्स। ये बोलते ना क्रायोजेनिक इंजन, मतलब बहुत ही ठंडा होता है जहाँ पे टेम्परेचर। तो ये देखो क्या शब्द है यहाँ पे, क्रायोस्फीयर। सरकारी डॉक्यूमेंट में यूज हो रही चीज क्या है? स्नो, ग्लेशियर्स और इंक्लूडिंग उसके ग्लेशियर रिलेटेड हजार्ड्स। तो ये है क्रायोस्फीयर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बोल रहा है कि इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो इम्पैक्ट किसके ऊपर? क्रायोस्फीयर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के ऊपर और फॉरेस्ट्री के ऊपर। इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना है और इस इम्पैक्ट को क्या करना है हमने? मिटिगेट करना है। तो ये भी काम कौन कर रहा है? यही। और अब देखो क्रायोस्फेरिक स्टडीज किसके ऊपर होती है? स्नो, ग्लेशियर एंड गोल्फ के ऊपर। और अब देखो क्या कर रहे हैं हम इसके लिए? मैपिंग सीजनल स्लो कवर, इसकी मैपिंग हो रही है। और ग्लेशियर लेक को देखा जा रहा है, और मैपिंग ऑफ ऑल ग्लेशियर्स इन ऑल बेसिन्स, और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा के द्वारा। तो किसको यूज में लाया जा रहा है इसमें? सैटेलाइट के द्वारा। द रिसेंट स्टडीज रिवील्स द ग्लेशियर्स। अब ये जो रिसेंट स्टडी हो रही है ना ग्लेशियर्स के ऊपर, वो ये बता रही है कि देखो ग्लेशियर भी दो तरह के होते हैं ना। एक होता है कौन से? फ्रेश ग्लेशियर, और एक होता है डेब्रिस, मतलब जिसके ऊपर कुछ गिरा हुआ है ना। जो फ्रेश तो हो गया ना, जो पूरे भी साफ जैसे पानी निकलता ही होता है। तो अभी इतने जो ग्लेशियर है, इन सबकी हालत इस टाइम ये है कि सबके सब रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है हिमाचल स्टेट के लिए। तो अगर देखो ये क्या बोल रहा है, चेनाब शोज अ रिडक्शन इन देयर एरियाज 3.51%। तो जैसे शिगड़ी ग्लेशियर था, मान लो कितना लंबा ग्लेशियर है वो, उसका एरिया श्रिंक हो गया है। तो शिगड़ी ग्लेशियर 3.1, बीच नीचे वाला छोड़ दो आप, 3.1 चेनाब वाला ग्लेशियर कम हो गया है। 5.5 कौन सा हो गया है? ब्यास वाले। ये बड़ी जबरदस्त बात है। इसीलिए हम पढ़े थे ना पिछली क्लास, आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि जो पार्वती वैली है वहां पे सरकार ने मैपिंग करनी स्टार्ट कर दिया है। पहले बाढ़ आ सकती है, फिर क्या होगा, ड्रॉट होगा फ्यूचर में, उसके लिए प्रॉपर मैपिंग वगैरह करके रखनी पड़ेगी। तो अगर 5.15% से रिडक्शन हो रही है तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और 3 में कौन हो रहा है? रावी और भाजपा 4.18, स्पीति बेसिन 2.74। तो कहने का मतलब यह है कि 5 से लेकर 2% ऑलमोस्ट सभी ग्लेशियर एरिया का कम हो गया है। ठीक है जी बात। तो ये भी एक चैलेंज है। अगर हम पूछते हैं ना कि क्लाइमेटिक चैलेंजेस क्या है और क्लाइमेट के इम्पैक्ट क्या है, ये अपने आप एक चैलेंज भी है और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। क्या होना? रिडक्शन इन ग्लेशियर एरिया। ठीक है जी बात। अब देखो जैसे रोहतांग टनल बनी है ना, तो उस वजह से आप देखना न्यूज में आता रहता ना कि आज इतनी गाड़ियां क्रॉस हुई रोहतांग टनल से। वो सारी ट्रक कहाँ जा रही हो? लाहौल स्पीति में, लाहौल में जाएगी। अब लोग उधर टांडी टूंडी चले जाते हैं और घूमने के लिए, गाड़ी तो जाती है। तो अब आप इतना इमेजिन करो कि सारी की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली तो नहीं है। तो अगर हजारों गाड़ियां डेली की वहां से क्रॉस हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे जाम भी लग रही है और उसमें और ज्यादा गर्मी होगी। तो अब उस एरिया में देखो ना, ऑटोमेटिकली गर्मी पैदा हो गई ना, जब वहां पे हमेशा कम से कम 5,000 गाड़ी रहनी है उस एरिया में हमेशा। तो कितनी ग्लोबल वार्मिंग होनी है। तो अब इसका सीधा असर किसे पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज पे। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बात बता था, अगर आप इमेजिन करो कि सारी की सारी टनल बन जाए। एक स्टडी पढ़ रहा था मैं इसमें ना क्लाइमेट चेंज पर, उसने पता क्या बोला हुआ, एक पॉजिटिव पार्ट, 2 पॉजिटिव पार्ट हो हिमाचल के लिए। अगर जिस रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहा है, जिस तरह से सरकार कर रही है काम, उससे 2 फायदे क्या होंगे? बेनिफिट बोल रहा हूं मैं, पर बेनिफिट है इन नेगेटिव सेंस।
पहला बेनिफिट ये होगा कि हिमाचल के लोगों की इकोनॉमी बहुत बूस्ट आएगा, क्योंकि लोगों को क्या होगा, अब देखो चंडीगढ़ दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पे क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल ही डिफरेंट वेदर शिमला में। अगर ये टनल वगैरह सारी बढ़िया बन जाए तो शिमला तो बहुत ज्यादा नजदीक है ना, तो लोग हिमाचल के हर कोने पहुंच जाएंगे। तो इससे सबसे बड़ी चीज क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, टूरिज्म बहुत फैलेगा। है पॉजिटिव, बट है क्या साथ में, नेगेटिव। अच्छा एक चीज और बोली गई है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया के लिए बेनिफिशियल होगी पर हिमाचल के लिए खराब होगी, क्या कि साइंटिस्ट को स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। मतलब एक हिसाब से अपने आप ही क्या बन गई, एक लेबोरेटरी बन गई कि इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी स्टडी करने पड़। अब पिछले इतने सालों में अगर इतना ग्लेशियर था, अभी इतना हो गया। पिछले सालों में 5,000 गाड़ी जल्द जा रही थी, अब 10,000 गाड़ी जा रही है। तो क्या बन जाएगा, एक हिसाब से स्टडी करना भी आसान हो जाएगा, पर अंत में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम तो होनी है ना स्टेट के लिए। तो अभी इसी बात से आपको ये लगा सकते हो अनुमान, ये वाला, कौन से वाला, इतनी इतनी ज्यादा अगर ग्लेशियर डिक्रीज हो रहा है और ऊपर से साथ में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। अब है जी डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो जी, अब इसके बाद हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की। रेगुलर टर्निंग ऑफ द परेचू लेक इज बीइंग डन विच हैज बीन फॉर्म्ड तिब्बतन हिमालयन रीजन। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको देख रहे हैं कि एक लेक को कि भाई क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, और ऐसी कुछ मैनेजमेंट हो रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मल्टी हजार्ड मैप बन रहा है। अब मल्टी हजार्ड मैप बनाना क्या डिजास्टर को रोकना है ना, तो ये काम है। नेक्स्ट है अदर अदर अचीवमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव, अदर अचीवमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ हिमकोस्ट। तो देखो सारी बात इसकी हो रही है हिमकोस्ट की, कितना जबरदस्त काम करा है। हिमकोस्ट has constructed the Center for Science and Learning and Creativity at village भोग एंड शोगी। दो जगह याद रखना, भोग एंड शोगी। क्या बनाया, सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, अवेयरनेस पॉपुलराइजेशन रिसर्च डेवलपमेंट इसमें काम करेगा। विलेज भोग एंड शोगी कहाँ पे, ये शिमला में, ठीक है जी। और इसके साथ कौन काम कर रहा है मिलके, नेशनल सेंटर फॉर साइंस म्यूजियम कहाँ पे, कोलकाता। इसका नाम सुना है आपने, प्लेनेटेरियम क्या होता है, प्लेनेटेरियम पता क्या होता है ना, ऐसा कुछ म्यूजियम बनाना जिससे आप नेचर को देख पाओ। जैसे घर बना दिया, उसमें आपको चांद तारे प्लेनेट कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, ये चीज अब बाद में म्यूजियम में दिखनी है। तो ये कहाँ बन रहा है, विलेज भोग एंड भोग शोगी कहाँ पे, शिमला में। और हिम कोस्ट इज ऑर्गेनाइजिंग चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये चल रहा है अभी। अभी पता आपको विधानसभा में एक चिल्ड्रन विधानसभा देखी थी आपने, कितने सही था वो भी, है ना। तो अब ये भी सरकार करे, तो इसमें क्या हो गया, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जिसमें कितने साल के बच्चे, ये भी क्वेश्चन प्री के लिए रख लो आप, प्री के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एज होगी 10 से 17 ईयर, और दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज सब डिविजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द हिम कोस्ट। तो हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी इसी के अंदर बना है। और जो नेशनल लेवल पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ऑब्वियसली बात किसके लिए करेंगे, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में और उसकी प्रोटेक्शन में हमने इंक्लूड करना है लोकल। फिर है जी 3 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। तो 3 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है हिमाचल में, एक है सुराल सुराल भतोरी, ये है पांगी में, एक है हुदन बटोरी। तो सुराल एंड हुडन बटोरी कहाँ पे, दोनों ही पांगी में। और नैन गहार कहाँ पे है, ग्राम पंचायत मुरिंग, सब तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। तो तीनों याद रखना आपने, सुराल भरोटी, उदन भरोटी एंड नैनगार। 2023 हिम कोस्ट हैज फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर, ये भी याद रखना क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर जीआई टैग समझते हैं ना आप। तो जीआई टैग की जो रजिस्ट्रेशन फाइल हो रखी है वो हो रखी है किसके लिए, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी हिमाचली कैप, सेपू बड़ी। तो 4 का फाइल हो रखा है, तो ये भी स्टार लगा दो।
और फाइनल स्टेज में एप्लीकेशन पहले फाइल कर दी गई है और फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। किन्नौरी ज्वेलरी देखा ना हमने, जैसे मैरिज में किन्नौर की जो ज्वेलरी पहनता है। हिमाचली धाम, अब हिमाचली धाम के ऊपर भी जीआई टैग की बात हो रही है। किन्नौरी एप्पल और थाची मेटल क्राफ्ट, चंबा चुक, चुक क्या हो, मिर्च का चार टाइप होता ना। करसों की क्या, कुलत दाल होती जो। और रेड राइस, रेड राइस में लिखना लिख लो कहाँ का है, बेसिकली शिमला डिस्ट्रिक्ट में गांव है पेजा, पेजा है। HIMCOST provided fund for support Himachal Pradesh specific research and development project for the strengthen research के लिए काम कर रही है। HIMCOST established 3100 eco club. HIMCOST has supported 144 member of eco club, rain water harvesting, herbal garden, solid waste management, सारे काम कर रहा है ये पे। और HIMCOST ने क्या किया, 10 स्कूल में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगा दिया है। 10 स्कूलों के अंदर क्या लगा दिया, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। क्लियर है जी बात। तो ये सारा हमारा क्लाइमेट चेंज वाला यहाँ तक खत्म। अब नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, मतलब वाटर के बारे में। समझ गया जी बात। तो देखो मैंने शुरू में बताया, अभी बता रहा हूँ, मेंस के लिए सफिशिएंट, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकता आप, जरूरत भी नहीं करने की, आप इतना कुछ है इसके अंदर। तो जल जीवन देखो, जब आप जल जीवन मिशन बताना आपको, जल जीवन मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 19 में। और इसका मकसद क्या है कि हर घर में क्या होना चाहिए, पानी का नल का। कब तक, 2024 तक। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इसकी, 3.5 लाख करोड़। और क्या देना है हमने, 55 लीटर पर पर्सन पर डे क्वालिटी वाटर। मतलब एक घर में अगर 3 लोग हैं तो 55 इंटू 3, इतना लीटर पानी मिलना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, हिमाचल में क्या हो चुका है, 97 पॉइंट, ये क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, 97.37% लोगों के घर में क्या है, पहुंच चुका है पानी। और नेशनल लेवल पर क्या है ये, 56.50%। समझ गए जी बात यहाँ पे, ये क्वेश्चन। अब दूसरा बात यहाँ पे देखो कि 17.09 लाख हाउस होल्ड है, जिसमें से 16.64 हाउस को पानी का टैप मिल गया हुआ है। तो 17 का 16 कितना परसेंट हुआ, 97.37। The state received the first prize in the category of probability among the state and UT to provide more than 60% of their household with the tap water. तो कितना प्राइज मिला इसको, ये भी याद रखना। तो कौन सा प्राइज है, फर्स्ट प्राइज। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर है जी अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम। अब इसमें क्या है कि ज्यादा डेटा तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर इतना फिलहाल याद रखो, हिमाचल में 16 टाउन है। हिमाचल में कितने टाउन है, 61। और जिनकी देखरेख, जिनमें से 59 की देखरेख करता है कौन, जल शक्ति विभाग। 59 की कौन देखरेख करता है, जल शक्ति विभाग। और जो शिमला है, शिमला के लिए क्या है, शिमला टाउन के लिए अलग से ही है, शिमला जल प्रबंधन निगम। और परमाणु के लिए क्या है, हिमुडा। समझ गया जी बात। टोटल टाउन कितना हो गया, 61। तो जल शक्ति विभाग 59 के लिए काम कर रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम शिमला के लिए, परमाणु के लिए कौन है, हिमुडा। 45 ऑफ 59 स्कीम्स आर कंप्लीटेड। अब आता है अभी जो अमृत है ना, अमृत, ये क्वेश्चन एक बार आया है। इन अमृत ए स्टैंड फॉर, पता ना आपको, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का अब जो चला हुआ है, जो दौर है कौन से वाला, 2.0 वाला, has provided detailed project reports DPR for upgrading, providing water supply to left out 13 टाउन। तो 13 टाउन ऐसे हैं जिनमें पानी की इतनी सुविधा नहीं मिल रही है, उसको प्रोवाइड करने की बात किसी के अंदर कर गई है, अमृत। उसके बाद है जी स्टेटस ऑफ सीवरेज स्कीम। तो सीवरेज स्कीम का भी यही है, 61 विलेज है। और शिमला के लिए कौन देख रहा है, शिमला जल प्रबंधन is charge of the city sewerage system. Jal Shakti Vibhag has provided sewerage facility to 35 towns.
35 टन को जल विभाग दे चुका है, 14 है फुली फिनिश्ड और 21 है पार्शली कंप्लीटेड। जल शक्ति विभाग हैज एस्टेब्लिश्ड 68 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसे से पॉइंट बस एक रीडिंग मारना, कई बार पूछ लेते हैं तो वैसे तो नहीं पूछे इसमें से, पर फिर भी हाँ, अगर आपको ये पूछना है कि हिमाचल प्रदेश कभी स्वच्छ भारत मिशन में कहां तक हम पहुंचे, तो स्वच्छ भारत मिशन में आपके पास इतना अगर डाटा होगा तो आपका आंसर एकदम इफेक्टिव बन जाएगा, है ना। तो वहां पे आप जोड़ सकते हैं उसको। कमांड एरिया डेवलपमेंट, अब देखो ना, जो कमांड एरिया पता क्या है ना, कमांड एरिया का मतलब कई बार अगर आपसे पूछे ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए है, तो याद रखना ये इसमें लिखा नहीं है, ये है इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए है। अब इन्होंने क्या कर दिया, ये कोई जैसे कैंपा, हमने कैंपा पढ़ा था ना ऊपर, कैंपा किसके लिए काम करता है, एफॉरेस्टेशन के लिए, वैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए करता है, इरिगेशन के लिए, कि उस एरिया में टारगेट रखता है कि हमने इस बार 15,000 हेक्टेयर लैंड के लिए इरिगेशन प्रोवाइड करनी है, कभी क्या टारगेट रखता है ना। तो इसमें थोड़ी सी गलती है कि हमने क्लियर नहीं कर पाया इसमें। देयर इज ए फिजिकल गोल ऑफ, कहाँ गया है, चाहिए ऊपर वाला, देयर इज ए फिजिकल गोल ऑफ 6500 हेक्टेयर कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या हो गया, ऐसा एरिया जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी पर्याप्त मिल रही है, समझे बात को। डिलीवरिंग कैट ऑपरेशन इन विच 2117 हेक्टेयर है बीन रीच्ड बाय नवंबर 2022। मतलब इतने एरिया में हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है सरकार का, जिसके अंदर लार्ज माइक्रो क्या कहते हैं, माइक्रो या उससे भी छोटे वाले प्रोग्राम काम करते हैं। अब देखो इसमें क्या करो आप, पहले इसमें देखो ये कमांड एरिया लगा पता, यहाँ आ जाओ, मीडियम मेजर इरिगेशन, ये इरिगेशन का पार्ट, ये सारा ही। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते, छोड़ो कमांड एरिया लगा पता, हैंड पंप इसमें कुछ पड़ता नहीं है। अब देखो इरिगेशन, अब इरिगेशन ही कमांड एरिया का पार्ट है। आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो 55.6 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से 5 पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बारी, 5.83 मिलियन हेक्टेयर आर फार्म, इतने में हम खेती करते हैं। और जिसमें से पोटेंशियल है जो हमारे पास, जिस एरिया को हम इरिगेशन बना सकते हैं, 5.3 में से 5.83 में से कितना है, 3.35, ये टोटल है, और इतनी पोटेंशियल है हमारे पास। और अब देखो इसमें से भी क्या कर रहे हैं हम, 0.5 लाख हेक्टेयर इज बीइंग, मतलब इरिगेटेड थ्रू बिग एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो जो हमारे पास 3.35 मिलियन हेक्टेयर है ना, उसका सिर्फ 0.50 हेक्टेयर के ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, बिग एंड मीडियम इरिगेशन। रिमेनिंग 2.8 लाख हेक्टेयर इरिगेशन किसके द्वारा होता है, स्मॉल इरिगेशन स्कीम। तो टोटल हमारे पास भी जो इरिगेशन है, पोटेंशियल का भी कम, पोटेंशियल भले 3.35 की है, पर हम एक्चुअल में कितना कर पा रहे हैं, 2.97 मिलियन हेक्टेयर। तो इसको आपने प्री के लिए याद रखना, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब आता है अगला सवाल, हमारे पास मेजर इरिगेशन सिर्फ एक ही है, कौन सी, शाहनहर प्रोजेक्ट। शाहनहर कहां पे है, कांगड़ा में। बाकी सारे क्या है, मीडियम एंड स्मॉल। तो शाहनहर प्रोजेक्ट क्या है, विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 15,282 acre of land is now available, of which until November 2022 the CAD team brought 9,998 hectare of land under CAD। तो ये बोल रहा है कि 15,000 की कैपेसिटी पूरी है, और उसके अंदर कैड के अंदर, कैड मतलब कमांड एरिया वाला प्रोग्राम, कितनी आ चुकी है इसके अंदर, करीब करीब 10,000। 15,200 कुछ है, पर 10,000 कैड इसको लेके आ गया। अब नेक्स्ट है जी मीडियम इरिगेशन, इसमें भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पता क्या पूछते हैं, ये प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, जैसे शायद एक बार पूछा था, कौन सा वाला, यहाँ देख रहा, पिनासिंग, ये पिनासिंग मिल गया आपको, ये पूछा एक बार। तो वेल वैली लेफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पे है, मंडी में होगा, 2,780 हेक्टेयर कवर करता है। सीधा था, ये कहां पे है, कांगड़ा में, 13,150।
चांगर बिलासपुर में 2250. As of November 2022, CAD efforts have been expanded to include 2,705 hectare of the land in Siddhartha area. जो सिद्धार्थ एरिया था ना, कौन से वाला, कांगड़ा वाला, इसमें और ऐड करना है 2705 का एरिया, ताकि वो उसको भी इरिगेट किया जाए. एट प्रेजेंट 2 मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट पिनासिंग कल्टीवेटेड कमांड रीजन कहाँ पे है? नूरपुर में. 2 है मीडियम वाले, एक है पिनासिंग नूरपुर में और एक है नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में. इसकी कैपेसिटी है 4025, इसकी है 2090. और उसके बाद माइनर इरिगेशन और फंड, इसके लिए क्या फंड हैज बीन एलोकेटेड टू प्रोवाइड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एन एरिया 9000 हेक्टेयर एंड 2270 हेक्टेयर एरिया कवर्ड एज ऑफ नाउ. तो 9000 के लिए आ रखा है फंड और 2000 एरिया हमने कवर कर दिया है. ठीक है जी. तो हमारा ये फॉरेस्ट वाला चैप्टर भी कंप्लीट. अब आगे वाले चैप्टर में एक चैप्टर है सोशल स्कीम वाला, थोड़ा सा बड़ा, वो रट्टे वाला है. बाकी अब छोटे छोटे चैप्टर जल्दी जल्दी होने वाली चीजें इसमें.